वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की। सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर से कहा कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए जो आपने 8 लाख रुपीस एनुअल इनकम की कैप लगाई हुई है, इसका बेसिस क्या है। अब ये जो 10% रिजर्वेशन है, ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो गया और इसके कारण कुछ एग्जाम्स के जो प्रोसेस हैं वो बीच में रुके हुए हैं। अब इसको बहुत ध्यान से समझें। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को कहा कि आप ये एक्सप्लेन करें कि 8 लाख रुपीस जो एनुअल इनकम क्राइटेरिया है, इसका बेसिस आपने क्या लिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर से जो कहा, इसके कारण जो नीट एग्जाम है, मेडिकल एग्जामिनेशन जो है, उसका प्रोसेस रुका हुआ है और ये गवर्नमेंट के लिए एक चैलेंज बन गया। इस पूरे इशू को समझने से पहले हम इसका बैकग्राउंड समझ लेते हैं। सबसे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन के 2 आर्टिकल्स को समझेंगे। पहला है आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 क्या कहता है? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। बहुत ध्यान से समझिएगा। आर्टिकल 15 क्लॉज 1 क्या कहती है? द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। इसका मतलब ये हुआ कि स्टेट किसी भी सिटीजन के साथ केवल इन्हीं ग्राउंड्स पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती। और वो कौन कौन से ग्राउंड दिए हैं? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है किसी एक पर्सन को फेवर करना किसी अदर पर्सन के कंपैरिजन में। अब यहां जो हमें इंपॉर्टेंट बात समझनी है वो ये है कि आर्टिकल 15 ये कह रहा है कि स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, लेकिन आर्टिकल 15 के एक्सेप्शन भी हैं और उसी में से एक एक्सेप्शन है कि स्टेट सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, ध्यान से समझिएगा, स्टेट सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए, साथ ही साथ शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर रिजर्वेशन का प्रोसेस कर सकता है। बहुत ध्यान से समझिएगा। स्टेट क्या कर सकता है? SC, ST और OBC, इनके लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन का प्रोविजन कर सकता है। इसी के साथ आर्टिकल 16 हम यहां पर समझ लेते हैं। आर्टिकल 16 क्या कहता है? आर्टिकल 16 कहता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि स्टेट पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के मैटर में किसी भी सिटीजन के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी। हालांकि यहां भी एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन क्या है कि स्टेट बैकवर्ड क्लासेस के फेवर में कोई भी रिजर्वेशन कर सकती है, यानी कि स्टेट जॉब्स के मैटर में बैकवर्ड क्लासेस के फेवर में रिजर्वेशन कर सकती है। तो आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 से हमें 2 बातें क्लियर हो गई। पहला तो ये कि डिस्क्रिमिनेशन ना हो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक्सेप्शन भी दिए हैं और वो एक्सेप्शन ये कहते हैं कि जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं, इनके लिए रिजर्वेशन किया जा सकता है, SC STs के लिए रिजर्वेशन किया जा सकता है। अब यहीं से सारा मुद्दा शुरू होता है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसे प्रोविजन क्यों किए गए? एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस अगर हम देखें तो सिचुएशन ये थी कि पूरा कंट्री ही पुअर था। भले ही कोई अपर कास्ट को बिलोंग करता हो, लेकिन उसकी इकोनॉमिक कंडीशन भी उतनी अच्छी नहीं थी कि ये कहा जा सके कि ये फाइनेंशियली साउंड है। तो कंट्री, ओवरऑल कंट्री एक वीक सिचुएशन में थी, फाइनेंशियली वीक सिचुएशन में थी। तो अब इस पूरे मुद्दे को पहले समझ लेते हैं। मुद्दा क्या है कि एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया इकोनॉमिकली वीक था। इंडिया इकोनॉमिकली वीक था, और इकोनॉमिकली वीक होने का मतलब भले ही आप अपर कास्ट को बिलोंग करते हो, फाइनेंशियली आप भी साउंड नहीं है। लार्ज स्केल पॉवर्टी थी,
दूसरी बात, अब यहां रिजर्वेशन का प्रोविजन की डिमांड हुई। रिजर्वेशन के प्रोविजन की डिमांड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की थी, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एक स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? कास्ट वाइज अगर सिस्टम को देखा जाए तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्रिटिशर्स जब इंडिया को छोड़ करके गए तो पूरा का पूरा इंडिया ही इकोनॉमिकली वीक था। पूरा इंडिया क्या था? इकोनॉमिकली वीक। लेकिन यहां कुछ सेक्शन ऐसे थे जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड नहीं थे। फाइनेंशियली तो वीक थे, लेकिन सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड नहीं थे। उनमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीन कम्युनिटीज को हम ले सकते हैं। और जो शूद्र कम्युनिटी हुई, ये सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड थी। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो सजेस्ट किया वो ये किया कि एक टेम्परेरी रिजर्वेशन का प्रोविजन किया जाए, और ये टेम्परेरी रिजर्वेशन 10 ईयर्स के लिए होगा, ताकि ये जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड लोग हैं इनका रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के अंदर आ जाए, और एक टाइम के बाद इस टेम्परेरी रिजर्वेशन को क्लोज कर दिया जाए। उन्होंने इसको टेम्परेरी क्यों कहा? उनका कहना यह था कि ये जो शूद्र हैं ये सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड इसलिए हुए हैं क्योंकि ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य, इन लोगों के पास बाय बर्थ कुछ प्रिविलेजेस थी, और अगर रिजर्वेशन को परमानेंट कर दिया गया तो जो आज प्रिविलेजेस इनके पास हैं, जिसकी वजह से हम रिजर्वेशन की डिमांड कर रहे हैं, कल को वही प्रिविलेजेस इनके पास पहुंच जाएंगे, यानी कि शूद्रों के पास वो प्रिविलेजेस हो जाएंगी। अब वापस से वही सिस्टम हो जाएगा, ऊपर शूद्र हो जाएंगे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य नीचे हो जाएंगे, क्योंकि पहले प्रिविलेजेस इनके पास थी, अब प्रिविलेजेस इनके पास हो जाएंगी। तो इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो रिजर्वेशन की डिमांड की वो टेम्परेरी रिजर्वेशन की डिमांड की, क्योंकि उनका कहना था कि सोसाइटी के अंदर मेरिट ही प्रमोट होनी चाहिए, और ये सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड हैं, इसीलिए इनको रिप्रेजेंटेशन के लिए रिजर्वेशन दिया जाए ताकि इनका रिप्रेजेंटेशन आ सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है कि आप रिजर्वेशन दें, लेकिन रिजर्वेशन का ऑब्जेक्टिव ये नहीं होना चाहिए कि सोसाइटी के किसी भी सेक्शन को परमानेंट कोई प्रिविलेजेस दी जा रही हैं। हालांकि अब इसका जो यूज होता है वो पॉलिटिकल यूज है, और ये एक पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल हो रहा है जो कंट्री के लिए हार्मफुल है। अब हम लोग ये समझ लेते हैं कि भाई आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 डिस्क्रिमिनेशन के लिए मना करता है, लेकिन साथ ही साथ बैकवर्ड क्लासेस के लिए, SC ST के लिए रिजर्वेशन का प्रोविजन भी करता है। अब मुद्दा ये आया कि वीकर सेक्शन जो है, यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है, उसके लिए भी रिजर्वेशन का प्रोविजन होना चाहिए। अब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए रिजर्वेशन की डिमांड काफी पुरानी थी। 1991 में नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10% जॉब्स का रिजर्वेशन किया था। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10% रिजर्वेशन का प्रोविजन किया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मंडल केस में इस प्रोविजन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया और इसको रिजेक्ट कर दिया। इसका एक रीजन ये भी था कि अभी तक केवल सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड लोगों को ही रिकॉग्नाइज किया जा रहा था। हालांकि अगर हम इस सिस्टम को थोड़ा समझना चाहें तो किसी भी पर्सन की सिचुएशन सोसाइटी में कैसे खराब होती है, इस बात को समझ लेते हैं। कोई भी पर्सन सोसाइटी में एक वीक पोजीशन में कैसे पहुंचता है। मान लीजिए कोई पर्सन है और इसका इनकम लेवल हाई है, इनकम लेवल इसका हाई है, तो ये एक ऑब्वियस सी बात है कि इसके सोशल लिंक भी अच्छे होंगे, और कहीं ना कहीं जैसे जैसे सोशल लिंक्स में ऊपर चलता जाएगा इसके पॉलिटिकल लिंक्स भी अच्छे होते चले जाएंगे। इसके बहुत से एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। आज कंट्री में जो भी टॉप बिजनेस लीडर्स हैं, यानी कि टॉप के बिजनेसमैन हैं,
उनकी सोसाइटी में रेस्पेक्ट भी है, उनके पॉलिटिकल लिंक भी हैं, उनका सोशल इन्फ्लुएंस भी है, भले ही वो किसी भी कम्युनिटी को बिलोंग करते हों। दूसरा, अगर हम इसका रिवर्स देखें तो अगर किसी पर्सन का जो इनकम लेवल है वो घटता चला जाए और एक ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां ये अपनी बेसिक नीड्स भी फुलफिल ना कर पाए, तब ऐसी सिचुएशन में इसके सोशल लिंक्स खत्म होते चले जाएंगे। सबसे पहले तो इसके पास इसके रिलेटिव्स ही आना बंद कर देंगे, फिर फ्रेंड सर्कल इसका खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे सोसाइटी से इसके सारे लिंक्स खत्म हो जाएंगे। यानी कि किसी भी पर्सन का इकोनॉमिक लेवल सीधे सीधे उसके सोशल, एजुकेशनल और पॉलिटिकल लेवल से लिंक होता है। अगर उसका इनकम लेवल हाई हो रहा है तो सोशल, एजुकेशनल और पॉलिटिकल लेवल भी उसका इंप्रूव होगा, और अगर उसका इकोनॉमिक लेवल डाउन हो रहा है तो सोशल, एजुकेशनल और पॉलिटिकल लेवल भी डाउन होता चला जाएगा। तो इस बात को अगर हम ध्यान दें तो हमारी कंट्री के अंदर रिजर्वेशन SC, ST और OBC को दिया गया, लेकिन इकोनॉमिक बेस पर कोई क्राइटेरिया नहीं बनाया गया। यही एक बड़ा चैलेंज उठा, कंट्री के अंदर एक डिमांड हुई कि भाई जो रिजर्वेशन आप दे रहे हो वो कास्ट बेस्ड मत दो। जो डिमांड हुई वो क्या हुई कि आप कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन मत दें, अगर आपने देना है तो आप इकोनॉमिक क्राइटेरिया लगाएं। और इसकी डिमांड होने का मेन रीजन यही था कि इकोनॉमिकली वीक पर्सन किसी भी कास्ट, किसी भी कम्युनिटी में हो सकता है। अगर इसको ध्यान से समझें तो ये डिमांड थी, इसको नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया और उसके बाद 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 के थ्रू आर्टिकल 15 के अंदर भी और आर्टिकल 16 के अंदर भी प्रोविजन ऐड किया गया। ये प्रोविजन क्या कहता है कि स्टेट किसी भी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सकती है, और रिजर्वेशन कितना होगा? मैक्सिमम 10%। रिजर्वेशन कितना होगा? मैक्सिमम 10% रिजर्वेशन का प्रोविजन कर सकती है। ये एक्सेप्शन आर्टिकल 15 के अंदर भी डाल दिया गया और आर्टिकल 16 के अंदर भी ऐड कर दिया गया। अब मुद्दा आता है कि ये जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, ये इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कैसे आइडेंटिफाई होगा? तो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन फैमिली इनकम और अदर इंडिकेटर्स के बेस पर आइडेंटिफाई होगा और ये नोटिफाई स्टेट करेगी। बहुत ध्यान समझिएगा। आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 के अंदर एक्सेप्शन डाला गया और वहीं इसका एक्सप्लेनेशन भी दे दिया गया कि स्टेट ही ये आइडेंटिफाई करेगी कि फैमिली इनकम और अदर इंडिकेटर्स क्या होंगे जिनके बेसिस पर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन क्राइटेरिया बनाया जाएगा। अब स्टेट ने जब ये क्राइटेरिया बनाया तो उसने जो थ्रेशोल्ड इनकम रखी वो रखी ₹8 लाख पर एनम। 8 लाख रुपीज पर एनम जिस भी फैमिली की इनकम हो और वो बाकी के रिजर्वेशन में कवर ना हो रहा हो तो वो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के क्राइटेरिया में कवर हो जाएगा। इस 8 लाख रुपीज पर एनम के ऊपर ही इशू क्रिएट हुआ कि ये आपने जो इनकम रखी है ये आपने सीधी सीधी ओबीसी के साथ अलाइन कर दी। हालांकि सेंटर ने जो रिपोर्ट सबमिट की उसमें इस बात को रिजेक्ट किया और ये कहा कि ये जो एनुअल फैमिली इनकम ₹8 लाख रखी गई है ये एक रीजनेबल क्राइटेरिया है। ये ऐसा नहीं है कि इसको कोई मॉडिफाई करके या मेलाफाइड फॉर्म में इसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है, और ऐसा भी नहीं है कि सभी लोगों को कवर करने के लिए ही ये इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का क्राइटेरिया लगाया गया है। ये कह रहे हैं कि जो ₹8 लाख का क्राइटेरिया है ये एक रीजनेबल क्राइटेरिया है।
अब जिस पैनल ने रिपोर्ट सबमिट की है उसका कहना यह है कि अगर हम एक सडनली एक न्यू क्राइटेरिया अडॉप्ट करते हैं, अगर हम सडनली एक न्यू क्राइटेरिया अडॉप्ट करते हैं तो ये अननेसेसरी डिले करेगा जो एग्जिस्टिंग सिस्टम चल रहा है, जो हमने एग्जिस्टिंग सिस्टम अपना बनाया हुआ है उसके थ्रू जो एग्जाम्स कंडक्ट हुए हैं उसमें एक अननेसेसरी की डिले करेगा और जितने भी एडमिशन्स हैं उनको, जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, जो एडमिशन्स हो रहे हैं उसमें डिले करेगा। अब बात करते हैं, यहां एक फैक्ट और प्रोड्यूस किया है, वो ये है कि जो मैक्सिमम इकोनॉमिक वीकर सेक्शन क्राइटेरिया का बेनिफिट जिन लोगों को गया है उनकी फैमिली इनकम, एनुअल फैमिली इनकम ₹5 लाख से कम है। यानी कि जिन लोगों को बेनिफिट गया है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन क्राइटेरिया का, उनकी एनुअल इनकम ₹5 लाख से कम है। अब बात यह आती है कि जब मैक्सिमम वही लोग हैं जिनकी एनुअल इनकम 5 लाख है और उनसे कम इनकम वालों को ही मैक्सिमम बेनिफिट गया है, तो ये 8 लाख रुपीस का क्राइटेरिया क्यों रखा गया है? इसका जो ग्राउंड बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि प्लेस टू प्लेस जो इनकम है वो वेरी करेगी। इसके अलावा इनकम वॉलेटिलिटी, फैमिली साइज, लिविंग कॉस्ट ये भी इम्पैक्ट करती है। इसीलिए 8 लाख रुपीस की कैप एक रीजनेबल कैप है। और सेंटर सुप्रीम कोर्ट से डिमांड कर रहा है कि जल्दी से जल्दी इस मैटर को रिजॉल्व किया जाए ताकि जो एडमिशन प्रोसेस में डिले हो रहा है वो ना हो। अब अगर हम लोग बात करें रिजर्वेशन सिस्टम की, तो क्या रिजर्वेशन सिस्टम सही है या ये रिजर्वेशन सिस्टम नहीं होना चाहिए, इसको हटा देना चाहिए या इसमें क्या चेंजेस हो सकते हैं? तो सबसे पहली बात ये समझें कि रिजर्वेशन की कंटिन्यूटी में कंट्री के हर एक एरिया से कहीं ना कहीं किसी ना किसी कम्युनिटी की डिमांड थी। कहीं जाट रिजर्वेशन की डिमांड थी, कहीं मुस्लिम रिजर्वेशन की डिमांड थी, कहीं पटेल रिजर्वेशन की डिमांड थी। तो कंट्री के अलग अलग एरियाज में अलग अलग फॉर्म में रिजर्वेशन की डिमांड है अलग अलग कम्युनिटी के लिए। अब अगर हम बात करें, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि भाई रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए क्योंकि रिजर्वेशन है, इसके कारण मेरिट प्रमोट नहीं हो रही है। अब इस पूरे मुद्दे को अगर हम समझना चाहें, रिजर्वेशन का सबसे बड़ा रीजन क्या है? रिजर्वेशन का एक जो सबसे बड़ा रीजन है, हालांकि इसका ग्राउंड ये बताया जाता है कि जिस कम्युनिटी के लिए, जिस सेक्शन के लिए रिजर्वेशन की डिमांड हो रही है वो सोशली या एजुकेशनली बैकवर्ड है, एक बहुत लंबे समय से उसके ऊपर टॉर्चर चल रहा है, इस वजह से रिजर्वेशन है। लेकिन अगर रियलिटी में देखेंगे तो रिजर्वेशन इसलिए है क्योंकि जॉब्स के नंबर कम हैं, किसके कंपैरिजन में? एप्लीकेंट्स के कंपैरिजन में। यानी कि जितने लोग जॉब चाहते हैं उनकी तुलना में गवर्नमेंट जॉब्स कम है और सबको जॉब्स नहीं मिल सकती। इसीलिए गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन का क्राइटेरिया लगा दिया ताकि हर सेक्शन से रिप्रेजेंटेशन आ जाए। दूसरा, रिजर्वेशन का एक रीजन है कि ये एक पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल हो रहा है। ये एक पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल हो रहा है। आपने किसी पर्टिकुलर सेक्शन का वोट चाहिए, आप प्रॉमिस कर दो कि हम आपको रिजर्वेशन देंगे, आपको वोट मिल जाएंगे। तीसरा, गवर्नमेंट का प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर फोकस नहीं है। गवर्नमेंट का प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर फोकस नहीं है। जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं 12th तक, इनकी जो कंडीशन है वो बहुत वीक है। यहाँ जो टीचर्स हैं वो हाई सैलरीड टीचर्स हैं प्राइवेट स्कूल्स के कंपैरिजन में, लेकिन इनका जो आउटपुट है वो कम है। 12th तक कोई भी प्रेफर नहीं करता अपने बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने के लिए, जबकि
12th के बाद जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो गवर्नमेंट प्रेफर करते हैं, IIT हो, NIT हो, IIIT हो। इसके अलावा गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर उतना फोकस नहीं दिया जहां 70% पॉपुलेशन डिपेंडेंट थी। ये कुछ रीजन है जिसके कारण रिजर्वेशन दिया जा रहा है। अगर हम बात करें केवल उन सेक्शंस की जैसे SC या ST, तो SC ST को जो रिजर्वेशन दिया गया था वो इसलिए दिया गया था क्योंकि इनकी सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड लोग हैं और इनका रिप्रेजेंटेशन कहाँ आना चाहिए, इनका रिप्रेजेंटेशन मेन स्ट्रीम में आना चाहिए। अब प्रॉब्लम क्या हो गई है, प्रॉब्लम हो गई है टारगेटेड नहीं रहा, ये टारगेटेड नहीं रहा। टारगेटेड का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं अब SC और ST में क्रीमी लेयर इंट्रोड्यूस करना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई IAS ऑफिसर है और वो अब इस IAS ऑफिसर के जो सन हो, डॉटर हो, वो भी इस रिजर्वेशन का बेनिफिट लेंगे, जबकि प्रैक्टिकली इनको ये बेनिफिट नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये अब एक ऐसे मेन स्ट्रीम में कनेक्ट हो चुके हैं, ना ही ये इकोनॉमिकली वीक हैं, ना एजुकेशनली वीक हैं, ना सोशली वीक हैं। तो ज़रूरत क्या है कि SC ST में तो टारगेटेड आ जाए, SC ST में क्या आ जाए, टारगेटेड, यानी कि जिस तरीके से OBC में क्रीमी लेयर इंट्रोड्यूस की गई है उसी तरीके से यहाँ भी क्रीमी लेयर इंट्रोड्यूस की जाए। अब हम लोग बात करते हैं, ये हमने कुछ रीजंस देखे जिसके कारण रिजर्वेशन दिया गया है, ये एक्चुअल रीजन है जिसके कारण रिजर्वेशन चल रहा है। अब बात करें कि क्या रिजर्वेशन हटाना फिजिबली पॉसिबल है, तो अभी की सिचुएशन में पॉसिबल नहीं है क्योंकि रिजर्वेशन हटाने के लिए एक पॉलिटिकल विल चाहिए, एक पॉलिटिकल विल चाहिए और ये पॉलिटिकल विल अभी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी दिखाने की स्थिति में नहीं है। रिजर्वेशन अगर हम हटा दें तो क्या उसके बेनिफिट होंगे, रिजर्वेशन अगर अभी रैंडम पूरी तरह हटा दिया जाए तो उसके कोई खास बेनिफिट निकल करके आने वाले नहीं। लेकिन अगर गवर्नमेंट एक टारगेटेड सिस्टम बनाए, एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ सिस्टम बनाए और प्राइमरी स्कूलिंग पर यानी कि अगर 12th तक की स्कूलिंग पर स्पेशल फोकस दिया जाए तो लॉन्ग टर्म में इसको हटाया जा सकता है। दूसरी बात, अभी जो रिजर्वेशन चल रहा है वो कास्ट बेस्ड है, अभी जो रिजर्वेशन है वो कैसा है, कास्ट बेस्ड। और कहीं ना कहीं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो राइट्स देता है, फंडामेंटल राइट्स देता है, वो सिटीजन्स को देता है। तो हमें इसे कास्ट बेस्ड से सिटीजन बेस लाना होगा। सिटीजन बेस का मतलब है कि गवर्नमेंट इंडिविजुअल लेवल पर ये आइडेंटिफाई कर सके कि सिटीजन को एक्चुअल में नीड क्या है। जब ये सिटीजन बेस आइडेंटिफिकेशन होना शुरू हो जाएगा तब टारगेटेड रिजर्वेशन होगा और वो टारगेटेड रिजर्वेशन कंट्री के लिए बेनिफिशियल होगा। यानी कि वास्तव में किसी की एजुकेशनल कंडीशन खराब है, वास्तव में किसी की फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, तभी उसको ये बेनिफिट मिले। तो अगर हम इसको कंक्लूड करना चाहें, रिजर्वेशन अगर इसको हम इस सेंस में देखें कि ये किसी सेक्शन को प्रोटेक्शन दे रहा है, किसी सेक्शन को क्या दे रहा है, प्रोटेक्शन, तब तो ये सही है, तब तो ये सही है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी को प्रोटेक्शन देनी होगी, चाहे कोई इकोनॉमिकली वीक हो, सोशली वीक हो या एजुकेशनली वीक हो, पहली चीज। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो क्या ये हमारा मेरिट सिस्टम कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें रियलाइज होगा कि हाँ मेरिट सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, हालांकि गवर्नमेंट इस क्लेम को एक्सेप्ट नहीं करती। अगर हम रिजर्वेशन को
एक पॉलिटिकल टूल की तरह देखें जो कि इस्तेमाल होता है, तो रिजर्वेशन सही नहीं है। तो पहली बात, अगर रिजर्वेशन को आप प्रोटेक्शन की तरह देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्ट करके चलना पड़ेगा, चाहे कोई भी सेक्शन हो। अगर आप रिजर्वेशन को पॉलिटिकल टूल की तरह देखते हैं तो ये सही नहीं है। तो अभी हाल फिलहाल की सिचुएशन में क्या किया जा सकता है, हम ये तो रियलाइज़ कर लें या एक्सेप्ट कर लें कि अभी तो ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि रिजर्वेशन सिस्टम खत्म हो जाएगा। लेकिन इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ने एक बेनिफिट ये दिया कि कहीं ना कहीं पहली बार इकोनॉमिक ग्राउंड रिकॉग्नाइज किया गया, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी था रिकॉग्नाइज होना। दूसरी बात, कंट्री के अंदर जहाँ भी रिजर्वेशन के लिए मूवमेंट चल रहे हैं, उनके ऊपर कहीं ना कहीं एक ब्रेक लगा है, क्योंकि अगर आप अब तक किसी और एग्जिस्टिंग सिस्टम में कवर नहीं हो रहे थे तो इसमें कवर हो जाएंगे। ये तो हुए हैं ईडब्ल्यूएस के बेनिफिट। अब अगर हम बात करें कि अभी हाल फिलहाल की सिचुएशन में क्या किया जा सकता है, क्योंकि रिजर्वेशन ये अभी बंद होने वाला नहीं है, तो क्या किया जाए। सबसे पहला काम हो सकता है प्राइमरी एजुकेशन को इम्प्रूव किया जाए, साथ साथ 12th क्लास तक की जो एजुकेशन है यहां क्वालिटी बढ़ाई जाए, और इसी लेवल पर स्किल डेवलपमेंट किया जाए, ताकि जॉब्स के इशू ना रहें, और इसी स्केल पर स्टूडेंट्स अपनी करियर में उन्हें क्या करना है ये आइडेंटिफाई कर सकें। दूसरा काम, एग्रीकल्चर इस पे स्पेशल फोकस देते हुए इसको इम्प्रूव करना चाहिए। यहाँ एजुकेशन के साथ साथ जॉब्स की अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट होनी चाहिए। तीसरा है कि कट ऑफ मार्क्स हैं वो इक्वल होनी चाहिए, यानी कि चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन हो, जनरल हो, सबकी कट ऑफ कॉमन आए। जब कट ऑफ कॉमन आएगी तो किसी भी कैंडिडेट को ये नहीं लगेगा कि कोई और कम मार्क्स ला करके मेरे से ऊपर बैठा है, यानी कि जो कैंडिडेट्स में एक डिससेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग आ रही है, डिससेटिस्फेक्शन की जो फीलिंग आ रही है वो फीलिंग खत्म हो जाएगी। इसके अलावा कहीं ना कहीं पॉलिटिकल लेवल पर एक कंसेंसस बनना चाहिए कि इन फ्यूचर रिजर्वेशन को पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो अगर हम इस लेक्चर को कंक्लूड करना चाहें तो सबसे पहला तो ये कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के कुछ बेनिफिट्स हुए हैं। दूसरा, रिजर्वेशन हाल फिलहाल की सिचुएशन में ख़त्म नहीं हो सकता। और तीसरा, लॉन्ग टर्म और एक पॉलिटिकल विल के साथ अगर प्लान किया जाए तो जो रिजर्वेशन के ड्रॉबैक्स आ रहे हैं उनको ओवरकम किया जा सकता है। ये जो ड्रॉबैक्स आ रहे हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं और कंट्री के एक सेक्शन के अंदर डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट हो रहा है, वो डिससेटिस्फैक्शन खत्म किया जा सकता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। थैंक यू।